हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड्स गुरु पर। जैसे कि आप सभी को बता दें, जो बोर्ड्स गुरु चैनल है ये स्पेशल क्लास 9th और 10th के लिए 10th के बच्चों के लिए है। यदि आप क्लास 9th और 10th में हैं तो हमारे चैनल बोर्ड्स गुरु को सब्सक्राइब कर लें। आज हम आप सभी के लिए क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या लेकर आ गए हैं। हम इस चैनल पर मैथ्स पढ़ाएंगे। मेरा नाम हुआ आदर्श सर। यदि आप मैथ से आपको डर लगता है, मैथ आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता है, तो हम आपको वादा दिलाते हैं कि इतना बेसिक से पढ़ाएंगे कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अगर ध्यान दीजिए, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्या। हम लोग वास्तविक संख्या यानी एनसीईआरटी किस बुक से पढ़ेंगे? एनसीईआरटी बुक हम लोग क्या रहेगा? एनसीईआरटी। आपको फुल कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। आप किसी भी बुक से पढ़िएगा तो यहां से जो मटेरियल आपको मिलेगा हर बुक आप बना सकते हैं। इसलिए अब आपको समझाते हैं कि इसमें टोटल कितने एक्सरसाइज पढ़ना है। आपको बता दें, इसमें एक्सरसाइज 1.1 पढ़ना है। टोटल इसमें 4 एक्सरसाइज पढ़ना है। कौन कौन? एक्सरसाइज 1.1 पढ़ना है, और एक्सरसाइज है 1.2 पढ़ना है, और एक्सरसाइज 1.3 पढ़ना है, और एक्सरसाइज 1.4 पढ़ना है। टोटल बच्चों कितने एक्सरसाइज पढ़ना है? टोटल 4 एक्सरसाइज आपको पढ़ना है। हम लोग बेसिक शुरू करते हैं। जैसे अंक यानी डिजिट। आप लोग जानते हैं कि जो अंक होती है, अंक वो टोटल कितनी होती है? टोटल जो अंक होती है कितनी होती है बाबू? टोटल जो अंक होती है कितनी होती है? 10। टोटल अंक कितनी होती है बाबू? 10। अब ध्यान दीजिएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही हम लोग का जो हुआ टोटल जो अंक हुआ 10 हुआ। कितना हुआ बाबू? टोटल अंक कितना हुआ? 10। तो आपसे पूछा जाए कि अंक कितना होता है टोटल, तो बता दीजिएगा आप, अंक कितना होता है? 10। आगे ध्यान दीजिए, अंक के बाद हम लोग पढ़ेंगे संख्या के बारे में। हम लोग को चैप्टर का ही नाम है वास्तविक संख्या। तो हम लोग जानते हैं आखिर संख्या होता क्या है। संख्या बाबू बता दे, संख्या जो होती है 2 प्रकार की होती है। संख्या कितनी प्रकार की होती है बाबू? संख्या 2 प्रकार की। जो पहला वो होती है वास्तविक संख्या। पहला क्या होती है? वास्तविक संख्या। और दूसरा क्या होती है? संख्या काल्पनिक संख्या। क्या होती है बाबू? काल्पनिक संख्या। अब बता दे कि वास्तविक संख्या कहते किसको है। तो बताया है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या बोलते हैं बाबू? वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी हम लोग परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिला दें। जैसे कोई परिमेय संख्या, आगे हम लोग जानेंगे परिमेय संख्या के बारे में आखिर क्या होता है। इसका जैसे जान लीजिए, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका। जैसे इसमें जैसे हो जाएगा √4, √5, √6, उसके बाद हो जाएगा आपका √10। कोई संख्या ले लीजिए 5, 7, और इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा आपका बटा में हो जाएगा 2/4, 3/5, बटा में हो जाएगा। अगर माइनस में अगर लेने का मन है तो माइनस में भी हो जाएगा, -5 या -6/10। यानी समझिए, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह को क्या बोलते हैं? बाबू? वास्तविक संख्या बोलते हैं। इसमें जब हम लोग परिमेय और अपरिमेय संख्या के डिटेल में जानेंगे इसमें दशमलव में भी आ जाएगा बाबू। जैसे मानिए दशमलव में कोई संख्या लेना है, दशमलव में भी आ जाएगा। आपको जिस तरह का संख्या लेना है सारा किस में आ जाएगा? वास्तविक संख्या में। ठीक है। और एक होता है काल्पनिक संख्या। क्या होता है बाबू? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या क्या होता है कि जो संख्याओं को कल्पना किया जाता है उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल में ऐसा आता है, जैसे समझिए काल्पनिक क्या होता है। जैसे मानिए अभी पढ़े हैं कभी रूट में माइनस, ये आप कभी नहीं देखे होंगे। जो रूट में माइनस होता है ये आप नहीं देखे होंगे। तो कल्पना किया जाता है कि कोई संख्या है। जैसे आपको बता दें, जैसे √-5, ये भी क्या होता है? कल्पना किया जाता है। तो ये सब जितना संख्या आपको दिख रहे हैं सारा जो होती है काल्पनिक संख्या होती है। ठीक है। आगे देखिए, आगे पढ़ेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या समझिए क्या होता है।
प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। बाबू किसे कहते हैं प्राकृत संख्या? जो गिनती की संख्या होती है। अब बताइए बाबू, जो गिनती जो हम लोग शुरू करते हैं कहां से करते हैं? कहां से करते हैं? तो आपको मालूम है कि गिनती जब भी हम शुरू करते हैं 1 2 3 यानी हम लोग 1 से शुरू करते हैं। तो इसमें क्या बताया गया कि गिनती की संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे n से सूचित किया जाता है। इसे क्या से सूचित किया जाता है बाबू? इसे n से सूचित किया जाता है। जैसे 1 2 3 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू? इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी इसको इनफाइनाइट का चिन्ह देते हैं। अगर कुछ बेसिक पॉइंट है कि अगर आपसे पूछते, क्या पूछ दे कि सबसे, क्या पूछे? सबसे छोटी छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है? अगर पूछा जाए कि बताइए कि सबसे छोटी जो होती है प्राकृत संख्या क्या होता है? क्या होता है बाबू? तो सबसे छोटा प्राकृत संख्या कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। सबसे छोटा प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा? 1। अगर आपसे पूछा जाए बताइए कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या पूछा जाए, सबसे अगर बड़ी आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होता है, तब बता दे बाबू कि जो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या होती है क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। क्या होती है? इनफाइनाइट होती है, यानी अनंत होती है। तब प्राकृत संख्या समझिए कि जो गिनती की संख्या होती है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। और शुरू कहां से होती है? 1 से शुरू होती है। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितनी होती है? 1 होती है। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या इनफाइनाइट होता है। ठीक है, आगे देखिए। प्राकृत संख्या के बाद पढ़ेंगे लोग कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, कि एक इसका फॉर्मूला होता है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करेंगे। ध्यान दीजिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। क्या होता है बाबू? n इंटू n प्लस 1/2। ये जितना चीज पढ़ा रहे हैं आप उसको कॉपी में नोट करते चलिएगा। ठीक है, क्या बताएं बाबू? प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है? n इंटू n प्लस 1। एक क्वेश्चन आपको देते हैं, क्वेश्चन है कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें। योग ज्ञात करें। क्या क्वेश्चन है बाबू? प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो क्या होता है? हमको n का मान कितना दिया है? n का मान दिया है 50। यानी हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? n की जगह पर रखेंगे 50 इंटू क्या हो जाएगा? 50 प्लस 1 और आपका बटा में हो जाएगा 2। अब क्या हो जाएगा? 50 यहाँ पे इसको इस तरह लिख सकते हैं, 50 गुना 51 बटा में हो जाएगा 2, यानी वो कट जाएगा 25 में। अब 25 में हमको 51 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो 25 में जब 51 से गुना करेंगे तो 25 से हम कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, हाथ में 2 हो जाएगा। अब 25 25 कितना होता है? 125। 125 से तो कितना हो जाएगा? 127। यानी हम लोग का करेक्ट आंसर कितना आया? 1275। अब समझिए कि प्रथम इन प्राकृत संख्याओं का योग होता क्या है? क्या होता है कि यानी प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग, उसको पूछने का मतलब क्या होता है? जैसे आपसे पूछ रहा है कि बताइए x प्लस 2 प्लस 3 प्लस, अब कितना तक जोड़ना है बाबू आपको? 50 तक। यानी आप 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस यानी इसको जोड़ना कहां तक? ले 50 तक। आप इसको जोड़िएगा तो इसका आंसर कितना आएगा? तो आप शॉर्ट में जान गए कि इसका फॉर्मूला बता दिए कि n इंटू n प्लस 1/2। आप इस फॉर्मूला को याद रखिएगा और इस फॉर्मूला से आप निकाल दीजिएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपके सामने है। एक और क्वेश्चन है, क्या है कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें। कितना बाबू दिया? कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो आप किस तरह बनाइएगा? फॉर्मूला आपको बताएं किस तरह है? n इंटू n प्लस 1/2।
2। ठीक है, तो ये आपको कितना दिया है 20, यानी कितना हो जाएगा 20 इंटू 20 प्लस 1/2, यानी 20 प्लस 21/2, यानी कटेगा तो कितना हो जाएगा 10। यानी 10 में कितना से गुना करना है बाबू 21 में, तो 10 से हम कितना हो जाएगा 10, और 10 गुना हो जाएगा 20, और 20 और 1 कितना हो जाएगा 21, यानी कितना आंसर आया 210। तो आशा है कि आप जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप एग्जाम में बना देंगे और बहुत जल्दी बना देंगे। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है पूर्ण संख्या। क्या है बाबू, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है कि गिनती की संख्या में शून्य शामिल कर देने पर बनी संख्याओं के समूह को क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। इसे किसी क्या चीज सूचित किया जाता है, डब्लू से। क्या चीज से, डब्लू से सूचित किया जाता है। क्या बोल रहा है कि कोई गिनती की संख्या है, उसमें शामिल कितना कर देना है, उसमें शामिल कर देना है केवल 0। तो बाबू अब से पूछा जाए कि जो पूर्ण संख्या है वो शुरू कहां से होगा, शुरू होगा कहां से आपके 0 से, यानी 0 1 2 3 4 5 डैश डैश कहां तक जाएगा बाबू, इनफाइनाइट जाएगा, इसका भी अनंत तक मतलब जाएगा। ठीक है, अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि सबसे 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 छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या ना हो, हम पूर्ण संख्या पढ़ रहे हैं। सबसे छोटी क्या, पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा बाबू, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि सबसे बड़ी सबसे बड़ी क्या, पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा, तो भी क्या हो जाएगा आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इस बात को आप समझ गए होंगे कि जो पूर्ण संख्या होती है, अगर गिनती की संख्या है, अगर उसमें शून्य शामिल कर देते हैं, यानी उसको 0 शामिल कर देते हैं, तो जो समुच्चय बनेगा क्या चीज का बनेगा, क्या चीज का बनेगा, पूर्ण संख्या का। और पूछा जाएगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, तो 0 होती है, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। इस आगे देखिएगा, आगे ध्यान दीजिएगा, आगे है कि प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग क्या है, तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, n इंटू n माइनस 1/2। क्या होता है, n इंटू n माइनस 1/2। आपसे पूछा जाए कि प्रथम प्राकृत संख्या, प्रथम n प्राकृत संख्या का बताओ, तो आप क्या कीजिएगा कि उसमें प्लस दे दीजिएगा, यानी n इंटू n प्लस 1 हो जाएगा, किसके लिए, प्राकृत संख्या के लिए। और जब आपसे पूर्ण संख्या की बात किया जाएगा तो आप यहाँ पे माइनस दे दीजिएगा। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि प्रथम 40 पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात करे। क्या है बाबू, प्रथम 40 पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात करे। तो आप क्या कीजिएगा, 40 इंटू 40 माइनस 1, 40 माइनस 1 बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी ये कट जाएगा, कितना दाम है, 20 दाम है, यानी 20 इंटू कितना हो जाएगा, ये घटेगा तो 39, कितना हो जाएगा 39। अब क्या कीजिए, 20 में 39 से गुना कीजिए, तो कितना होगा, जब 20 ना होता है 180, 180 के 0 हाथ में हो जाएगा 18, और 20 से होता है 60, और 60 और 18 जुड़िएगा तो आपका हो जाएगा 78, यानी इसका आंसर टोटल कितना आ जाएगा 780। कितना आएगा बाबू, 780। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब भी हम लोग प्रथम प्राकृत संख्या, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे, तो आप यहाँ पे प्लस दीजिएगा, n इंटू n प्लस 1 होता है, 1/2 होता है। और अगर पूर्ण संख्या के प्रथम n पूर्ण संख्या से पूछा जाए कि क्या कीजिएगा, n इंटू n माइनस 1/2 कीजिएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपके लिए क्या है कि प्रथम 30 पूर्ण संख्याओं का योग क्या करें, ज्ञात करें। क्या है बाबू, कि प्रथम 30 पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात करें।
आशा है कि आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत तेजी में बना रहे होंगे। यानी 30 क्या हो जाएगा, 30 इंटू कितना, 30 प्लस 1/2 हो जाएगा। यानी 30 इंटू कितना हो जाएगा, 31/2 कटेगा, यानी 15 दाम है। अब 15 में क्या गुना गुना करना है, 15 में 31 से गुना कर देना है। 15 में जब 1 से गुना करें तो 15 के 5 और हाथ में हो जाएगा आपका 1 और 15 या 45 कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी 465 इसका करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, अगला टॉपिक देखिएगा। अगला टॉपिक है पूर्णांक। अब देखिएगा पूर्णांक क्या होता है। बताया है कि पूर्णांक संख्याओं के समूह में ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं शामिल करने से पूर्णांक का समूह प्राप्त होता है। इसे जेड से सूचित किया जाता है। क्या होता है कि पूर्णांक संख्याओं के समूह में, यहाँ पे पूर्ण संख्या होगा बाबू, पूर्णांक नहीं होगा, पूर्ण होगा। पूर्ण होगा। पूर्ण संख्याओं के समूह में जितने भी पूर्ण संख्या है उसमें क्या करना है कि ऋणात्मक प्राकृत संख्या को ऐड कर देना है। तो यानी जब जो बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, पूर्णांक का समूह बोलेंगे। यहाँ पे पूर्णांक आप कर लीजिएगा, पहले पूर्ण कर लीजिएगा। ठीक है, अब समझिए हम लोग क्या है, पहले पूर्ण संख्या होता है 0 1 2 3 4 5 6, ये भी जाएगा अनंत तक। ठीक है, एक है इधर माइनस में लाइए, -1 -2, इधर हो जाएगा आपका -1 -2 -3 और -4। ठीक है, ये भी कहाँ चल जाएगा बाबू, ये भी चल जाएगा आपका इनफाइनाइट। ठीक है, जैसे कि आप संख्या रेखा पढ़े होंगे। क्या बाबू, संख्या रेखा पढ़े होंगे। संख्या रेखा किस तरह होता है, ध्यान दीजिए। संख्या रेखा पढ़े होंगे, यहाँ पे बीच में क्या होता है, 0, इधर होता है 1, इधर होता है 2, इधर होता है 3, इधर होता है 4, इधर क्या होता है -1 -2 -3 -4, यही होता है। अब देखिए ये अनंत तक जाएगा, इसका कोई डिफाइन नहीं कहाँ तक रुकेगा। अभी जो है इधर भी अनंत तक जाएगा। लेकिन पूर्णांक समझने के लिए थोड़ी सी और जानकारी हम लोग को होनी चाहिए। देखिए पूर्णांक जो होती है, एक ऋणात्मक होती है, कोई भी संख्या होगा ऋणात्मक होगा, और एक धनात्मक होगा, और एक शून्य होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या बताइए कि 3/5 पूर्णांक संख्या है, तो कहिएगा कि नहीं, ये पूर्णांक संख्या नहीं है। अगर आपसे दशमलव में बात कर दिया जाए कि बताइए 7.5 पूर्णांक संख्या है, तो कहिएगा कि नहीं, ये भी पूर्णांक संख्या नहीं है। ठीक है, इसलिए आप चीजों को ध्यान दीजिएगा। जो भी संख्या रहेगा केवल पूरा पूरा रहेगा। 5 रहेगा तो 5 रहेगा, 5 के बट्टा में कुछ ना रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान, जो भी बट्टा वाला संख्या रहेगा वो नहीं रहेगा। दशमलव वाला भी पूर्णांक जो होती है नहीं होती है। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पूर्णांक कुछ जान लेते हैं। पूर्णांक के जोड़ घटाव गुणा, इसके बारे में बेसिक है लेकिन जानना हम लोग को बहुत जरूरी है। इसमें क्या होते हैं, बच्चे बहुत ज्यादा गलत करते हैं। आपको बताते, जब दो संख्याओं को क्या दोनों संख्या का प्लस प्लस में रहता है, क्या आपको पता है कि दोनों संख्या जब प्लस प्लस में रहता है तो क्या होता है, हमेशा उसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अगर दो संख्या माइनस में रहेगा, दो संख्या रहेगा माइनस में रहेगा, उसको क्या करेंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। अगर एक संख्या माइनस और एक संख्या प्लस में रहेगा तो उसको क्या उस नहीं, दो संख्या माइनस में रहेगा तभी भी जोड़ेंगे। ठीक है, अगर एक संख्या माइनस और एक संख्या प्लस, इसको क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। और एक संख्या माइनस और एक संख्या प्लस, तो इसको भी क्या करेंगे, घटाएंगे। सबसे अच्छा ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर अगर एक जैसा चिन्ह रहेगा, एक जैसा चिन्ह, तो उसको हम लोग जोड़ेंगे। अगर अपोजिट चिन्ह रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको घटाएंगे। यानी उल्टा चिन्ह रहेगा तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, घटाएंगे। जैसे एग्जाम्पल में समझ लीजिए। मानिए कोई संख्या है जैसे 7 + 5। अब इसके बताइए, इसके पीछे कुछ नहीं तो कोई चिन्ह तो प्लस होता है, तो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में। तब जब दोनों को जोड़ेंगे, जब दोनों क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो यानी 7 5 कितना हो जाएगा बाबू, तो 7 5 हो जाएगा 12। अब इसके बाद क्या करेंगे, दोनों माइनस में रखिए, यानी -7 और -5। तब ये भी क्या होगा, ये भी जुटेगा। लेकिन अगर माइनस का चिन्ह रहेगा, दोनों जगह अगर माइनस का चिन्ह रहेगा तो माइनस देंगे और दोनों क्या करेंगे, जोड़ेंगे। दोनों क्या करेंगे, जोड़ेंगे। एक क्या है कि एक माइनस में और एक प्लस में, यानी एक माइनस और एक प्लस, क्या बोले,
एक माइनस एक प्लस, तो उसको क्या करना है बाबू, उसको घटाना है। तो 7 में से 5 गया यानी 2, कितना हुआ 2। लेकिन घटाते समय हम लोग को दिमाग में एक बात याद रखना है, क्या याद रखना है कि जब भी घटाएंगे तो एक चीज देखेंगे, दोनों में बड़ी संख्या कौन है। दोनों में बड़ी संख्या बताते हैं, दोनों में बड़ी संख्या जो है 7 है, और 7 के पीछे जो चिन्ह रहेगा उसी को हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, एक है कि प्लस में और एक माइनस में, क्या है बाबू, प्लस में और एक चिन्ह रखेंगे माइनस में, यानी क्या हो जाएगा, 7 रखेंगे प्लस में, 7 के पीछे को प्लस, और एक रखेंगे माइनस में, यानी 7 में से 5 गया तो यानी हुआ 2। अब ये भी घटाएंगे तो हमेशा एक चीज ध्यान में रखना है कि दोनों में से बड़ा कौन है। तो बड़ा है आपका 7, 7 के पीछे कोई चिन्ह नहीं है, तो आपका यहाँ पे आप कोई चिन्ह मत दीजिए, यानी 7 के पीछे प्लस का चिन्ह हमेशा रहता है, कुछ नहीं था प्लस, तो यहाँ पे कुछ नहीं था प्लस। तो इस तरह हम लोग पूर्णांक जो होता है जोड़ और घटाव हम लोग बनाते हैं। कुछ थोड़ा आपको हार्ड क्वेश्चन देते हैं, उसको देखिएगा, ध्यान दीजिए। जैसे अलग अलग क्वेश्चन है, 8 माइनस 9 माइनस 16 प्लस 5, 8 माइनस 12 माइनस 6 प्लस 17, 8 माइनस 19। अब थोड़ा इसको बना लेते हैं थोड़ा तेजी में। अब बताइए, माइनस तक घटाएंगे तो 9 में से 8 कितना हो गया 1। लेकिन क्या बताएं बाबू कि जब भी घटाएंगे इसमें ऐड कर देते हैं -9 प्लस -8। जब भी घटाएंगे तो एक चीज क्या हम लोग को ध्यान देना है, एक चीज ध्यान देना है कि दोनों में से बड़ा कौन है। तो बड़ा है 9, 9 के पीछे माइनस, यहाँ पे क्या लगा देंगे माइनस। और देखिए, एक माइनस में एक प्लस में, अगर उल्टा चिन्ह रहता तो हमेशा घटाएंगे, जब भी ऐसा चिन्ह रहेगा तो उसको जोड़ेंगे, और उल्टा चिन्ह रहेगा तो घटाएंगे। तो 16 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा 11। 16 बड़ा है, 16 के पीछे माइनस, यहाँ पे लगा देंगे माइनस। अब देखिए यहाँ भी माइनस है तो घटाएंगे, 12 में से 8 कितना हो जाएगा 4, और कितना हो जाएगा 12, इसमें कौन है, इसमें 12, और 12 के पीछे चिन्ह है माइनस, यहाँ पे क्या लगा देंगे माइनस। अब यह भी एक माइनस एक प्लस, इसको भी घटाएंगे, तो घटाएंगे तो क्या आएगा, 17 में से 6 घटेगा तो कितना आएगा 11। अब क्या बताएं कि जब भी घटाएंगे तो एक चीज देखना है कि दोनों में से बड़ा कौन है। तो 6 12 की 17 बढ़ता, 17 12, 17 के पीछे देखेंगे तो प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पे अगर कुछ भी ना दीजिएगा तो प्लस का चिन्ह अपने आप रह जाएगा। ये भी एक माइनस है तो इसको भी घटाएंगे, तो 19 में से 8 कितना हो जाएगा, 19 में से 8 ये भी हो जाएगा 11, कितना हो जाएगा 11। और बड़ा इसमें 19 है, 19 के पीछे माइनस लगा देंगे। अब क्या बोले कि जब भी एक से चिन्ह रहेगा तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस, कितना -8 और -8 कितना हो जाएगा -16। ये हम लोग को था पूर्णांक का जोड़ और घटाव। ठीक है, इसके बाद थोड़ा 5 मिनट में हम लोग इसका गुना जान लेते हैं। गुना भी क्या होता है, गुना भी जब आता है, जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो गुना भी आएगा। तो इस टाइप के जो है बहुत लोग क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। इसलिए आपको वादा किए हैं कि पूरा बेसिक से पढ़ाएंगे, कहीं भी एक टॉपिक छूटेगा नहीं। अगर आप 10वां मानिए कि 7वां 8वां आपका कमजोर रहा, 9th भी कमजोर रहा, तो 10वां में आपका मैथ इस तरह बना देना है कि जब आप पढ़ें तो लगे नहीं कि हम कमजोर हैं, इतना आपको स्ट्रांग बना देना है। ठीक है, देखिएगा पूर्णांक का हम लोग गुना थोड़ा पढ़ लेते हैं। गुना का कुछ क्या नियम है थोड़ा देखिएगा। अगर दोनों प्लस रहे, एक प्लस फिर गुना करते हैं प्लस वाला, मतलब दोनों चिन्ह अगर प्लस में है, अगर गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या चीज का चिन्ह देंगे, हमेशा क्या चीज का चिन्ह देंगे, प्लस का चिन्ह देंगे। ठीक है, अगर माइनस चिन्ह कोई रहे और फिर गुना करते हैं माइनस वाला चिन्ह से, क्या करें कि माइनस का कोई चिन्ह रहे फिर गुना करेंगे माइनस वाला चिन्ह के, तो ये भी क्या चीज का चिन्ह हो जाएगा, ये भी प्लस का चिन्ह हो जाएगा। ठीक है बाबू, अगर एक रहे माइनस और एक रहे प्लस, इसको भी गुना करेंगे तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा आपका, और एक रहे प्लस और एक रहे माइनस, तो जब गुना करेंगे तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा। क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन देके आपको समझाते हैं। जैसे देखिएगा, अगर 5 × 3 यानी 5 भी प्लस में और 3 भी प्लस में, तो 5 दिए कितना हो जाएगा, 5 दिए हो जाएगा 15। और एक क्वेश्चन है कि -5 गुना -3, -5 गुना -3 क्या हो जाएगा बाबू, -5 गुना -3, यानी माइनस माइनस जब क्या गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस, यानी 5 दिए कितना हो जाएगा 15, और चिन्ह क्या चीज का रहेगा, प्लस का रहेगा। एक माइनस, एक हम रखते हैं माइनस, ठीक है, और एक रखते हैं हम लोग प्लस, यानी केवल 3 रखते हैं प्लस। तो जब गुना करेंगे ना तो चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 5 दिए कितना हो जाएगा 15, लेकिन चिन्ह क्या चीज का हो जाएगा, माइनस का। ये क्या हो जाएगा कि 5 को रखना है प्लस में, और क्या करना है 3 को रखना है माइनस में। जब भी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस में 15। यानी हम लोग क्या समझे कि अगर दोनों जगह प्लस रहेगा तो गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, अगर माइनस रहेगा तो भी प्लस हो जाएगा। अगर एक माइनस रहेगा
तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि हमेशा हम माइनस का चिन्ह दे देंगे, ठीक है, गुना करेंगे तो। आगे अब समझ गए होंगे, टॉपिक आगे देखिए। आगे है सम संख्या। तो सम संख्या क्या होता है कि यानी इवन नंबर। सम संख्या होता है कि वैसा संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, यानी वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाना चाहिए, ठीक है। सम संख्या क्या होता है कि वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, मतलब 2 से पूरा पूरा कट जाना चाहिए। जैसे थोड़ा देख लीजिए, जैसे क्या हो जाएगा, जैसे शुरू कहां से होगा, 2 4 6 8 10, ये बाबू कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। कहां जाएगा, इनफाइनाइट, इसका भी कोई अंत नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि सबसे सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा बाबू, तो सबसे छोटी सम संख्या होगा आपका 2। क्या होगा आपका सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी सम संख्या, तो आपका हो जाएगा 2। अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि सबसे सबसे बड़ी सम संख्या, क्या, सबसे बड़ी सम संख्या, तो सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगा, तो सबसे बड़ी सम संख्या आपका हो जाएगा इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा बाबू, इनफाइनाइट। तो ध्यान दीजिएगा कि सम संख्या के वैसा होना चाहिए कि जो दो से पूरा पूरा भाग लग जाना चाहिए, यानी कट जाना चाहिए। अब कुछ बताते हैं कि 2 से कौन कौन ऐसा संख्या है कि पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो याद रखिएगा कि जिसके अंत में, क्या बाबू, जिस संख्या के अंत में, ध्यान दीजिएगा कि जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या के अंत में क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8, यानी और कोई भी संख्या रहेगा उसके अंत में अगर इतना संख्या दिख लीजिएगा 0 4 6 8, तो समझ जाइएगा कि जो 2 से है, इस संख्या जो 2 से है वो पूर्णतः पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ लीजिए, एग्जाम्पल में देख लीजिए। जैसे जैसे मानिए आपसे पूछा जाए कि 2 4 5 6 3 है, एक क्वेश्चन है 2 5 4 5 0 है, उसके बाद है 9 5 4 0 6 है, 3 5 4 1 है, उसके बाद है 8 9 0 8 है, 7 5 है, 9 है, 1 है, ठीक है। अब आपको तेजी में बताना है, सोचना नहीं है, तेजी में बताइए कि कौन कौन जो संख्या है कि 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा और कौन कौन संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। तो आपको बताए हैं कि वैसा संख्या जिसका इकाई अंक कितना होना चाहिए, इकाई अंक 0 2 4 6 8, अगर रहता है तो समझ जाइए कि 2 से पूरा पूरा भाग आपका लग जाएगा। तो बताइए इकाई अंक में 3 है, बताइए 2 से पूरा पूरा भाग लगेगा, नहीं, क्रॉस कीजिए, ये नहीं लगेगा 2 से। ये बताइए ये लगेगा कि नहीं, 0 है, ये भाग लग जाएगा 2 से। ये लगेगा कि नहीं, ये भी 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, क्योंकि इसके इकाई अंक में 6 है। इसके इकाई अंक में देखिए कितना है, 1 है, 2 से पूरा पूरा भाग लगेगा, नहीं, ये भी नहीं लगेगा। इसको देखिए 8 है, 2 से पूरा पूरा भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, ये भी लग जाएगा, 8 है लग जाएगा। यहाँ पे देखिए 5 है, लगेगा, नहीं, नहीं लगेगा। 9 है, बताइए लगेगा, नहीं, क्रॉस कीजिए। अब बताइए 1 है, 2 से पूरा पूरा भाग लगेगा, नहीं, क्रॉस कीजिए, ठीक है। तब आशा है कि आपको समझ गए होंगे कि 2 से कौन कौन संख्या विभाजित हो जाते हैं और कौन कौन संख्या विभाजित नहीं होते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक है कि प्रथम n सम संख्याओं का योग। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग क्या पढ़े हैं, लोग थोड़ा इसको रिवाइज कर लेते हैं। प्रथम n, अगर प्राकृत संख्या के बारे में पूछा जाए, प्राकृत संख्या, तो हम लोग फॉर्मूला, प्राकृत संख्या वाला फॉर्मूला क्या पढ़े बाबू, प्राकृत संख्या वाला फॉर्मूला पढ़े n इंटू n प्लस 1/2। अब पूर्ण संख्या वाला क्या पढ़े हैं लोग, पूर्ण संख्या वाला, पूर्ण संख्या वाला पढ़े हैं लोग कि n इंटू n माइनस 1/2। फॉर्मूला जितना भी लिखा जाएगा ना तो आप उसको नोट करते चलिएगा, क्योंकि फॉर्मूला आपको बहुत काम देगा। अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि प्रथम n सम संख्याओं का योग। क्या पढ़ने वाले हैं कि प्रथम n सम संख्याओं का योग। तो इसका फॉर्मूला नोट कीजिएगा, n इंटू n प्लस 1, ये होता है n इंटू n प्लस 1, ये आपका फॉर्मूला होता है। इसे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि प्रथम, क्वेश्चन है प्रथम 20 सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। प्रथम कितना, प्रथम 20 सम संख्याओं का
योग ज्ञात करें तो आपके पास फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, n इंटू एन प्लस वन। बस इसी फॉर्मूला पर हम रख देंगे, यानी 20 और इनकी जगह पर रखना है 20 प्लस वन, यानी कितना हो जाएगा वो 20 इंटू 21 हो जाएगा। गुना कर दो, 20 में जब 1 से गुना करेंगे तो 20 के 0 हाथ में हो जाएगा हम लोग को 2, और 20 होता है 40, और 40 से 2 कितना हो जाएगा 42, यानी इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा बाबू 420 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि प्रथम 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 60 सम संख्याओं का योग, क्या बाबू, योग ज्ञात करें। अब प्रथम 60 सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो आपको मालूम है फॉर्मूला क्या है, आपका फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस वन। बस यहाँ पर रख देना है 60 और 60 प्लस वन, यानी 60 इंटू 61 हो जाएगा, यही ना होगा, गुना कर दीजिए। 60 में जब 1 से गुना कर देंगे 60 के 0 हो जाएगा और हाथ में हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 60 में जब 6 से गुना करेंगे तो आपका 360 हो जाएगा, और 6 जोड़ देंगे तो 366 आंसर आ जाएगा, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे टॉपिक देखिए, आगे क्या पढ़ना है, आगे पढ़ना है विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या करे कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है उसे विषम संख्या कहते हैं। क्या बोला कि वैसा संख्या होना चाहिए जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे, क्या बाबू, वैसा संख्या कि जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे उसे क्या बोलेंगे हम लोग, उसे बोलेंगे हम लोग विषम संख्या। तो जैसे बाबू इसमें समझिए कि इसमें शुरू कहां से करेंगे, यहाँ पे शुरू कहां से होगा, तो विषम संख्या जो होती है 1 से शुरू होती है, 1 2 3, विषम संख्या क्या होती है कि जो 2 से पूरा पूरा भाग ना लगे, तो 1 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 7 हो जाएगी, और उसके बाद 9 हो जाएगी, उसके बाद 11 हो जाएगी। ठीक है, यही आपकी विषम संख्या इनफिनिट चल जाएगी। ठीक है, तो यानी 1 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 5 7 9 11 इसी तरह आपका चल जाएगा। अगर इसमें पूछा जाए कि बताइए कि सबसे छोटी कौन संख्या, विषम संख्या, बताइए सबसे छोटी विषम संख्या आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी विषम संख्या हमारे पास कितना है, 1, कितना है 1। और आगे पूछा जाए कि आपसे कि बताइए कि सबसे छोटी कितना, सबसे बड़ी कौन संख्या, विषम संख्या, सबसे बड़ी विषम संख्या क्या, तो सबसे बड़ी विषम संख्या हो जाएगी आपकी इनफाइनाइट, क्या होगी इनफाइनाइट। तो आप बोलेंगे गुरुजी इसमें बता दिए, लेकिन इसमें एक चीज ना समझ में आया कि आप इसमें जीरो ना लिए, ना सम संख्या में जीरो लिए हैं ना विषम संख्या में जीरो लिए हैं। तो आप सोच रहे हो कि बताइए कि आखिर जो जीरो है सम संख्या है या विषम संख्या। तो देखिए ऐसा कहीं प्रूफ ना किया गया कि सम जो जीरो है सम संख्या है कि विषम है, लेकिन हम आपको कुछ बताते हैं कि जीरो जो होती है सम होती है कि विषम होती है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग अगर कोई सम संख्या प्लस सम संख्या, अब सोचिए कि अगर दो हम सम संख्या को जोड़ेंगे तो हमारे पास कैसे संख्या मिलेगा, जैसे जोड़ के देखिए 2 प्लस 4, दोनों सम संख्या है तो जोड़ेंगे कितना आ गया सम, यानी दो जब सम संख्या को जोड़े, जब दो सम संख्या को जोड़े तो हमको क्या मिला, सम संख्या ही मिला। ठीक है, एक और देखते हैं कि एक विषम, कितना बाबू, एक विषम और ए भी विषम, यानी दो जब विषम संख्या को जोड़ रहे हैं तब क्या आएगा, विषम संख्या क्या होती है, एक 3 ले लीजिए और एक 5 लीजिए, तो जोड़ेंगे तो क्या 8 आएगी। यानी जब दो सम को जोड़े तब भी सम आया, और दो विषम संख्या को जोड़े तब भी हम लोग का कितना, कौन सा संख्या है सम, यानी ये भी सम संख्या आ गया। ठीक है, और एक और है कि एक सम ले लें, एक सम और एक विषम, तब क्या आएगा, एक सम और एक विषम ले ले तब क्या आएगा। तो ध्यान दीजिए कि एक सम ले लीजिए, माने कोई संख्या सम ले 6 ले लीजिए और विषम आप ले लीजिए 5, तब क्या आएगा 6 5 कितना हो जाएगा 11, यानी क्या आया विषम संख्या आया, क्या आया विषम संख्या आया। यानी
दो सम लिए तो सम संख्या आया, जब दो विषम संख्या को जोड़े तब भी सम संख्या आया, और एक सम और एक विषम ले रहे हैं तो हम लोग क्या कौन संख्या आ रहा है, विषम संख्या आ रहा है। ठीक है, अगर हम मान लें क्या माने कि जो जीरो है सम संख्या है, क्या मान लिए जो जीरो है सम संख्या है। अगर यहाँ पे सम संख्या की जगह पर जीरो रखिए, 0+4 कितना आएगा बाबू, 4। 0+4 कितना आया, 4। तो जो रूल है सेटिस्फाइड कर रहा है कि अगर जीरो सम संख्या है, अगर सम संख्या की जगह पर जीरो रखते हैं और उसमें कोई सम संख्या जोड़ते हैं तो हमारा सम आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं रूल सर्टिफाइड कर रहा है कि नहीं, ये तो सब विषम ही है, विषम संख्या तो हम लोग को विषम माने नहीं, माने क्या माने हैं, जीरो को हम लोग सम संख्या माने हैं। यहाँ पे रखते हैं 0 प्लस कोई विषम संख्या लीजिए, विषम संख्या 9 लीजिए, जब जोड़ेंगे 0+9 तो क्या आएगा, 9। तो ये भी देखिए क्या बताएं कि जब सम प्लस विषम, जब सम संख्या और विषम संख्या को जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है, विषम आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए जब एक 0 और एक +9 यानी जब 0 को सम रखे और विषम रखे, कोई संख्या विषम रखे तो हम लोग का विषम आ गया, यानी ये भी रूल क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, जीरो को हम लोग विषम मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, जीरो को विषम मान लेते हैं। उसके बाद देखते हैं कि जो रूल है सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। सम में तो कर लिया, अब विषम में देखते हैं, ये तो पूरा सम है तो हमको इसमें कुछ छिड़का नहीं करना है, हम लोग को जीरो विषम रखना है। एक देखिए एक विषम संख्या रखते हैं 0, यानी 0 को हम लोग विषम माने तो 0, और एक विषम संख्या कोई ले लीजिए, यानी कोई लीजिए 7 ले लिए, तो जब 0+7 जोड़ेंगे तो क्या 7 आएगा। अब बताइए, आप सोचिए कि जो 7 है विषम संख्या है कि सम संख्या है, तो आप कहिएगा कि सर जी विषम संख्या है। अब बताइए कि रूल क्या था कि कोई विषम संख्या और विषम संख्या जोड़ेंगे तो सम आएगा, लेकिन जब विषम संख्या को जीरो को मानते हैं कि नहीं जीरो विषम संख्या है, अगर कोई विषम संख्या और जोड़ते हैं तो हम लोग का सम आना चाहिए, लेकिन आया क्या, विषम आया। तो इसलिए जो रूल है सेटिस्फाइड नहीं किया। इसको देख लेते हैं, कोई सम संख्या ले लीजिए, कोई सम संख्या ले लीजिए 8 ले लीजिए, और यहाँ पे विषम संख्या क्या माने हैं, 0 माने थे, 0 रख के देखिए। अब क्या करेंगे 8, 8+0 कितना आ जाएगा 8। अब बताइए जब दो संख्या सम और विषम को जोड़ते हैं तो क्या आ रहा है, विषम आ रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या आया 8+0, अब क्या आया 8, यानी हम लोग का क्या आ गया, सम संख्या आ गया। तो ये भी रूल सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। तो यानी सेटिस्फाइड कब कर रहा है कि जब हम लोग क्या मान रहे हैं, जब मान रहे हैं कि जो जीरो है क्या है, जब जीरो सम संख्या मान रहे हैं, जीरो को अगर सम संख्या मान रहे हैं तो हमारे सभी रूल क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो इसलिए जो अगर आपसे पूछा जाए कभी भविष्य में कि जीरो बताइए कौन संख्या है, तो कह दीजिएगा कि जीरो सम संख्या है, लेकिन इसकी चर्चा कहीं आपको बुक में मिलेगी नहीं, आपकी जानकारी के लिए हम बता दिए हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिए आगे कर रहा है कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग, विषम संख्या तो जान गए, अब प्रथम n विषम संख्याओं का योग जानिए क्या होता है। क्या होता है कि प्रथम, क्या बताएं आपको कि इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, पहले रिवाइज कर लेते हैं कि प्राकृत वाला क्या था बाबू, प्रथम n प्राकृत संख्या, प्रथम n प्राकृत संख्या क्या था बाबू, n इंटू n+1/2। उसके बाद प्रथम n पूर्ण संख्या क्या था बाबू, पूर्ण संख्या का योग n इंटू n-1/2, और सम संख्या क्या था, सम संख्या था n इंटू n+1, यही था। और एक और हम लोग फॉर्मूला सामने है कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो तीन फॉर्मूला आशा है कि आप लोगों को याद हो चुका होगा। ठीक है, तो प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या हो जाता है, n²। ये और बहुत छोटा है, बस यही हम लोग के पास फॉर्मूला है, क्या हो जाएगा n²। ध्यान दीजिए क्या कि प्रथम क्वेश्चन आपके सामने है कि बताइए प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। क्या बाबू, प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो आप किस तरह फॉर्मूला आपको मालूम है, फॉर्मूला क्या है बाबू, n² यानी 25 और ऐसे कर देंगे स्क्वायर, यानी हम लोग का आंसर आ जाएगा 25 का कितना होता है 625, कितना आता है 625, यानी हम लोग का यही आंसर आ गया। आइए क्वेश्चन आपके लिए क्या है, क्वेश्चन है कि प्रथम 15 विषम
प्रथम 15 विषम संख्याओं का क्या करें, योग ज्ञात करें, योग ज्ञात करें। तो आपका कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू, 15 का स्क्वायर कर देंगे, यानी 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू, 225। यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो आशा है कि आप लोग इस 4 फॉर्मूला को जान गए होंगे। 4 फॉर्मूला कौन कौन पढ़े हैं, एक दरिभाज कर लीजिए। क्या 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 पढ़े हैं कि प्राकृत का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, प्राकृत वाला n इंटू एन प्लस 1/2। उसके बाद पूर्ण का क्या पढ़े हैं, पूर्ण का पढ़े हैं n इंटू एन माइनस 1/2। और उसके बाद सम का क्या पढ़े हैं, सम का पढ़े हैं कि n इंटू एन प्लस 1। और अभी पढ़े हैं लोग बाबू विषम का, विषम का क्या पढ़े हैं, n स्क्वायर। क्या पढ़े हैं लोग, n स्क्वायर। तो ये 4 फॉर्मूला आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसको याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है, आगे पढ़ना है अभाज्य संख्या या रूट संख्या। क्या पढ़ना है, अभाज्य संख्या या रूट संख्या। क्या कर रहा है कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो। क्या कर रहा है कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, उसे क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे अभाज्य संख्या। क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। जैसे में देख लीजिए, जैसे अब पूछा जाए कि बताइए कौन सा संख्या है जो केवल एक से विभाजित हो और खुद अपन मतलब अपने से विभाजित हो, उसके अलावा कोई ऐसा ना होना चाहिए, ठीक है, विभाजित ना होना चाहिए। तो इसमें सबसे छोटी संख्या होती है 2। कितना होती है, 2। 2 के बाद कितनी हो जाएगी, 3, फिर हो जाएगी 5, फिर हो जाएगी 7, 8 नहीं होगी, 9 नहीं होगी, 10 नहीं होगी, यानी 11, फिर होगी 13, 14, 15 नहीं होगी, 16 भी नहीं होगी, इसके बाद हो जाएगी 17। इस तरह आपका चल जाएगी इनफाइनाइट, इसका भी कोई अंत नहीं है, ठीक है। एग्जाम में भले एक और जानिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, क्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना हो गया बाबू, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा, 2। कितना हो जाएगा बाबू, 2। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि सबसे छोटी कौन संख्या, सबसे छोटी हो गया सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आपसे पूछा जाए तो आप कितना बताइएगा, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है। इतना बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे है सअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। ये क्या होता है कि दो संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका एचसीएफ 1 होता है। मतलब दो संख्या ऐसा होना चाहिए कि जब उसका एचसीएफ करे नो तो उसका आंसर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। जैसे आपसे अच्छा पूछा जाता है, जैसे इसमें एग्जांपल दे लीजिए, जैसे में कैसे होता है, जैसे क्वेश्चन है, जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे 7, 9, इसका अगर एचसीएफ करेंगे तो हम लोग का आंसर कितना आएगा, आंसर ही क्या आएगा, करके देख दे, चलो देख लेते हैं। 7, 9 इधर लगेगा 7, फिर घटेगा तो 2, 7, 2 3 कितना हो जाएगा 6, फिर 1, फिर 2, फिर 2, फिर 2 कट। यानी हम लोग का एचसीएफ कितना आ गया बाबू, एचसीएफ कितना आ गया, 1 आ गया। यानी याद रखिए कि सअभाज्य क्या कैसे, सअभाज्य किसे कहते हैं कि जब दो संख्याओं का मसा करे उसका मान कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। याद रखिएगा कि अगर दो संख्या का मौसा करेंगे तो उसका मान कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगर 2 आ जाएगा तो सअभाज्य आपका नहीं है। तो इसमें क्या क्या एग्जांपल हो जाएगा, जैसे ये हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 15, 17, जैसे हो जाएगा आपका 25 और हो जाएगा 31। इस तरह का बहुत सारी एग्जांपल हो जाएगी। अगर देखिए एग्जाम में पूछता है कि बताइए दो लगातार संख्याओं का मौसा क्या होगा। अब एग्जाम में क्या पूछता है कि बताइए कि दो लगातार संख्याओं का मौसा क्या होगा। तो बताइएगा कि जब दो लगातार संख्याओं का जब उसका एचसीएफ निकालेंगे यानी मौसा निकालेंगे तो उसका हमेशा मान 1 होता है। जैसे कोई संख्या बताइए कि लगातार लेना है, जैसे मानिए कोई संख्या ले लिए 25, 26, कितना ले लिए 25 और 26 लगातार संख्या है। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए 25 और 26 का एचसीएफ निकालेंगे, 25 और 26 का एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आएगा 1, फिर इसको घेरेंगे, फिर 25
और ये 25,000 में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी इसका एचसीएफ कितना आएगा बाबू, इसका एचसीएफ कितना आ गया, 1 आ गया। तो यानी याद रखिएगा कि जब कोई भी दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करते हैं तो उसका मान कितना आता है, उसका मान हमेशा 1 ही आता है। ठीक है, स्वभाज जान गए। उसके बाद जाने लोग भाज्य संख्या। भाज्य संख्या इसको याद कहते हैं यौगिक संख्या कहते हैं। ये क्या होता है कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी से भी विभाजित हो, उसे भाज्य या यौगिक संख्या कहते हैं। ये क्या कहता है कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी हम भाग लग जाते हैं, यानी एक से भी लगेंगे, स्वयं से भी लगेंगे और किसी अन्य संख्या से भी लगेंगे। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलते हैं अभाज्य, मतलब उसे बोलते हैं भाज्य संख्या। इसमें जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे में हो जाएगा, जैसे में हो जाएगा, शुरू कहां से होता है, शुरू ही होता है 4 से। कहां शुरू होता है, 4, उसके बाद हो जाएगा आपका 6, उसके बाद हो जाएगा 8, उसके बाद हो जाएगा 9, उसके बाद हो जाएगा 10, फिर हो जाएगा 12, इस तरह आपका हो जाएगा इन्फिनाइट तक। अगर आपसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि सबसे छोटी कौन संख्या, सबसे छोटी सबसे छोटी भाज्य संख्या, क्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगा आपका, सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और आपसे पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या होगा, सबसे बड़ी भाज्य संख्या, तो सबसे बड़ी भाज्य संख्या कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, हमको आशा है कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। भाज्य और अभाज्य संख्या को थोड़ा और डिटेल में समझाते हैं, उसको बहुत बच्चे नहीं समझ पाते हैं। सबसे पहले समझिए कि भाज्य और अभाज्य में भी हम लोग एक ना लिए, कौन ना लिए, आपसे पूछा जाए कि बताइए एक भाज्य है कि अभाज्य है, तो आप कहिएगा कि जो एक है ना भाज्य है ना अभाज्य संख्या है। तो आप कहिएगा कि क्यों एक भाज्य और अभाज्य क्यों नहीं है, तो उसको आप समझाते हैं कि एक जो है भाज्य और अभाज्य क्यों नहीं है। ठीक है, देखिए अभाज्य को अभाज्य क्या कहता है, अभाज्य कहता है कि वैसा संख्या जो केवल एक से लगेगा और स्वयं से कटेगा। किसे कटेगा, एक से और स्वयं से। यानी उसको एक और डिफिनेशन में कह सकते हैं कि जिसका गुणनखंड कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए और 2 होना चाहिए, मतलब 1 और स्वयं होना चाहिए, मतलब उसका गुणनखंड कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। और अभाज्य क्या कहता है, भले भाज्य क्या कहता है, भाज्य कहता है कि वैसा मैंने कोई भी संख्या का गुणनखंड करेंगे तो कितना ज्यादा आना चाहिए, 2 से ज्यादा आना चाहिए। ना समझे, इधर समझिए कि भाज्य संख्या कहता है कि कोई भी संख्या गुणनखंड करे नो तो हमको 2 संख्या मिलना चाहिए। कितना संख्या, 2 संख्या। आप भाज्य कहता है कि हमको अगर गुणनखंड कीजिएगा तो हमको कोई भी संख्या मिलना चाहिए, 2 से ज्यादा मिलना चाहिए। ये सबसे छोटी से देखिए ना, सबसे छोटी हम लोग क्या, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी अभाज्य क्या माने हैं, अभाज्य संख्या क्या माने, अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। और सबसे बड़ी देखिए, सबसे बड़ी क्या होती है भाज्य में, सबसे बड़ी क्या होती है, सबसे बड़ी होती है 4। अब देखिए ये दोनों को थोड़ा समझने की फैक्टर कीजिए। अब बताइए दो में किस किस संख्या से भाग लग सकता है, 2 में 1 से लगेगा और 2 से लगेगा, और 4 में किसी से लगेगा, 1 से लगेगा, 2 से लगेगा और 4 से लगेगा। अब समझिए कि अभाज्य, कोई भी अभाज्य संख्या का जब गुणनखंड कीजिएगा ना, फैक्टर कीजिएगा तो हमेशा 2 मिलेगा। कोई भी अगर अभाज्य संख्या ले लीजिए, कोई भी अगर अभाज्य संख्या का फैक्टर कीजिएगा तो हमेशा आपको 2 ही संख्या मिलेगा। ठीक है, और कोई भी भाज्य संख्या का फैक्टर कीजिएगा, कोई भाज्य संख्या क्या कीजिएगा, फैक्टर कीजिएगा तो हमेशा 2 से ज्यादा मिलेगा, 2 को नहीं मिलेगा, हमेशा 2 से ज्यादा मिलेगा। 3 मिल सकता है, 4 मिल सकता है, 5 मिल सकता है। तब इस बात को समझे कि भाज्य संख्या का जब फैक्टर करेंगे तो 2 मिलेगा, और अभाज्य संख्या का फैक्टर करेंगे तो 2 मिलेगा, और कोई भी भाज्य संख्या का फैक्टर करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 2 से ज्यादा मिलेगा। अब समझाते हैं कि एक भाज्य या अभाज्य क्यों नहीं है। सबसे पहले बात है कि भाज्य हम एक को फैक्टर करते हैं, एक को फैक्टर करते हैं। अब बताइए जब एक को फैक्टर करेंगे तो एक, इसके अलावा इसको कुछ कर सकते हैं, बताइए इसको कुछ कर सकते हैं, तो इसको कुछ ना कर सकते हैं। तब से पूछा जाए कि एक का फैक्टर क्या होगा, एक का फैक्टर एक ही हुआ। लेकिन कहता है अभाज्य, कहता क्या है, कहता है कि हमको 2 चाहिए फैक्टर। आभाज्य संख्या कहता है कि हमको फैक्टर कितना चाहिए, 2 चाहिए।
और वो भाज्य कहता है कि हमको 2 से ज्यादा चाहिए, लेकिन एक जो है मात्र इसके पास एक ही अकेले बैठल है, अकेले लेके बैठा रहता है एक, तो इसलिए जो हम एक को ना भाज्य मानते हैं और ना ही अभाज्य मानते हैं। ठीक है, इसको अच्छा से आप समझ गए होंगे। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन है एक क्वेश्चन है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे बड़ी क्या सबसे बड़ी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या आएगा बाबू? अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या आएगा? गुणनफल क्या होगा? क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे बड़ी, सबसे यहाँ पे बड़ी लिखिए, सबसे यहाँ पे छोटी लिखिए। क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, इसका अगर गुणनखंड ज्ञात करेंगे, गुणनफल ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा? तो सबसे छोटी आपको भाज्य संख्या कितना होती है? 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है? 2, यानी कि गुणनखंड कितना आएगा? 8 आएगा। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कितने बार पूछ चुका है। कुछ बातें और जानते हैं इसके अलावा जानते हैं हम लोग क्या पढ़े थे शुरू में? क्या पढ़े थे? शुरू में पढ़े थे प्राकृत, उसके बाद पढ़े पूर्ण, इसको एक अच्छा बात समझाते हैं, पूर्ण पढ़े थे और एक पढ़े थे पूर्णांक। अब आपसे जो पूछेंगे थोड़ा ध्यान देकर बताइएगा, थोड़ा दिमाग से सोचिएगा तब उसका जवाब दीजिएगा। अगर पूछा जाए आपसे कि बताइए कि सभी प्राकृत संख्या, क्या बोले? सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है कि नहीं? बताइए, जितने भी सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है कि नहीं है? एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर साल पूछता है, मतलब मानिए कि एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है कि सब जितनी भी सबसे छोटी जितनी भी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है कि नहीं है? तो है, पूर्ण संख्या है, यानी यस है। अब पूछा जाए कि जितने भी पूर्ण संख्या है पूर्णांक संख्या है कि नहीं है? सोचिए, पूर्णांक संख्या है कि नहीं है? ते भी है, यस है। अब आपसे एक सवाल पूछा जाए, रिवर्स आइए, जितने भी पूर्णांक संख्या है पूर्ण संख्या है कि नहीं है? जितने भी क्या बोले कि जितने भी पूर्णांक है पूर्ण संख्या है कि नहीं है? तो लिखिएगा नो, नहीं। और जितने भी पूर्णांक है प्राकृत संख्या है कि नहीं? जितने भी पूर्णांक है प्राकृत संख्या है कि नहीं? ये भी आप लिखिएगा नो, नहीं है। अब आपसे पूछा जाए इधर आइए, प्राकृत और पूर्ण में बताइए, प्राकृत और पूर्ण में आपसे पूछा जाए कि जितने भी प्राकृत संख्या है पूर्ण संख्या होगी कि नहीं? जितने भी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगी नहीं? अब बताइए, जितने भी प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या शुरू कहां से होती है? 1 2 3, और पूर्ण संख्या 0 1 2 3, तो यानी ये चीज है, क्या है? अगर आपसे पूछा जाए जितने भी पूर्ण संख्या है प्राकृत संख्या है, सोचिए प्राकृत संख्या है, तो यानी नो, नहीं। क्यों? कि पूर्ण संख्या में एक एक्स्ट्रा में क्या आता है? 0 आता है, जो कि प्राकृत संख्या में 0 नहीं रहता है। तो ये इतना बात ध्यान रखिए क्या कि जितने भी प्राकृत संख्या है सभी पूर्ण संख्या हो जाती है, जितने पूर्ण संख्या है सारा पूर्णांक हो जाती है। क्या बोले? जितना प्राकृत संख्या है सारा पूर्णांक संख्या है, जितना पूर्ण संख्या है वो भी पूर्णांक है। अगर रिवर्स मारे पूर्णांक संख्या प्राकृत है कहिएगा नहीं, पूर्णांक पूर्ण है तभी कहिएगा नहीं। ठीक है, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है कहिएगा यस, अगर पूछा जाए कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है तो कहिएगा नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे पढ़ना है कि प्रमेय संख्या, आगे क्या पढ़ना है? प्रमेय संख्या। यानी आपसे पूछा जाएगा कि वास्तविक संख्या जो होती है वास्तविक संख्या वो कितनी प्रकार की होती है? तो याद रखिएगा कि वास्तविक संख्या जो होती है 2 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक होती है परिमेय संख्या और एक होती है अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या क्या होती है कि वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो, जहां p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, तथा q इक्वल टू नॉट 0, q इक्वल टू नॉट 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब बात को समझिए, क्या कह रहा है? कह रहा है कि जैसे में देख लीजिए
कि वैसी संख्या क्या होना चाहिए, वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बटा में होना चाहिए। अब से बटा में कोई भी संख्या लीजिए, 4/5 पूछा है कि परिमेय संख्या है तो कहिएगा हाँ है। कोई एक संख्या लीजिए 7, ये परिमेय संख्या है तो कहिएगा सर जी बटा में कुछ होना है। बटा में है नहीं, बटा में हर संख्या के नीचे क्या होता है, बटा में 1 होता है। तो कोई भी अगर संख्या आपको दिखे, कोई भी संख्या, तो कहिएगा वो प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या नहीं परिमेय संख्या है। अगर कोई दशमलव में रहे, दशमलव में रहे तो कहिएगा क्या, कहिएगा कहिएगा ये भी प्राकृत परिमेय संख्या है। तो क्यों परिमेय संख्या है, ध्यान दीजिए, जब इसको हम लोग बटा में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75/10 आ जाएगा। यही आ जाएगा हम लोग का आंसर। आगे दीजिए, क्या देखे कि बटा में भी हो जाएगा, नॉर्मल संख्या में संख्या लिखा रहेगा वो भी प्राकृत संख्या है, तो दशमलव में रह रहा है वो भी क्या रह रहा है, वो भी क्या रहा है, प्राकृत संख्या हो रहा है। अगर अगर पूर्णांक में हो, 2 पूर्णांक 4/5, बताइए है कि नहीं है, तुरंत आता है, 5 दूना 10, 10,000 कितना हो जाएगा 14, यानी 14/5, यानी ये भी आपका क्या है, प्राकृत संख्या है। अगर आपको अगर आपको रूट में दे दे, रूट 8, रूट 8 मत लिखिए, रूट लिखिए रूट 4, रूट 16, उसका देखिए रूट 25। अभी सब रूट में है कि नहीं थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर रूट 4 का निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। रूट 16 का 4 आएगा। रूट 25 का कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। परिमेय संख्या जो होती है प्लस माइनस दोनों में होती है, प्लस में लिखिए तब और माइनस में लिखिए तब। आपसे पूछा जाए कि बताइए कि माइनस 5/6 परिमेय संख्या है तो कहिएगा है, ठीक है। अब क्या इसे कैटेगरिया है, कैटेगरिया है कि क्यू पूर्णांक होता था क्यू बराबर नॉट 0, यानी क्या कहता है, जैसे अब ध्यान दीजिए, क्या रहा है, कह रहा है कि p बटा q के रूप में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बटा के रूप में होना चाहिए, लेकिन जो q है ना इस जगह पर 0 नहीं होना चाहिए बस। अब से पूछा जाए कि 4/0 परिमेय संख्या है तो कहिएगा नहीं, क्या कहिएगा, परिमेय संख्या नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए 8/0 परिमेय संख्या है तो कहिएगा नहीं, ठीक है। बस इसका एक ही रूल है कि जो क्यू के जगह पर क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। परिमेय संख्या को भी अच्छा आप तो परिमेय संख्या में और चीजें होती है। परिमेय संख्या में देखिए, परिमेय संख्या में डिग्री भी हो जाती है, 7.5 इस पर एक रिंग है, ये भी परिमेय संख्या है। चाहे 8.1 2 3 5 6 ये भी आपका परिमेय संख्या है, ये सारा परिमेय संख्या है, ठीक है। रेगरिंग वाला भी, दशमलव वाला भी, ये सब परिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाती है, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, आगे है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या कहती है, कहती है कि वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में नहीं होती है। मतलब परिमेय संख्या क्या होती है कि जो p बटा q के रूप में न हो, ठीक है। जैसे मानिए, जैसे में क्या हो जाएगा, इसके जैसे में हो जाएगा रूट, क्या हो जाएगा, रूट 2, रूट उसके बाद 3 हो जाएगा, रूट 5 हो जाएगा, रूट 8 हो जाएगा, रूट 12 हो जाएगा। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, अपरिमेय संख्या के, अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इतना ध्यान दीजिएगा कि सब जितने चीज होते हैं सारे अपरिमेय संख्या होते हैं। तो आप समझिए कि परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है। एक बात ध्यान दीजिएगा कि एग्जाम में कितना बार पूछता है कि बताइए पाई कौन संख्या है, पाई। तो याद रखिए कि पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। पाई कौन संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि पाई का मान कितना होता है बाबू, तो पाई का मान होता है 22/7। अगर 22/7 पूछ दे कि कौन संख्या है तो आप कहिएगा कि 22/7 परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर आपसे केवल इस तरह पूछे पाई कौन संख्या है तो क्या कहिएगा कि पाई जो है अपरिमेय संख्या है, और 22/7 क्या है तो कहिएगा 22/7 कौन संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, आगे पढ़ना है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है कि एक विशेष प्रकार की समस्या का हल ज्ञात करने का तरीका एल्गोरिथम कहलाता है। क्या होता है कि आगे पढ़ेंगे लोग हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम समझ लीजिए कि यह एक विशेष प्रकार की क्या होती है कि यह विशेष प्रकार की समस्या का हल करने का तरीका होता है, उसे हम लोग एल्गोरिथम कहते हैं। बाकी इसमें कुछ है नहीं। आगे है परिमेयिका या लेमा। यह क्या होता है कि एक सिद्ध कथन होता है, यह एक क्या होता है, सिद्ध कथन होता है। सिद्ध कथन होता है जिसकी सहायता से दूसरे कथन को क्या किया जाता है, सिद्ध किया जाता है। मतलब मानिए कोई फॉर्मूला पहले से दिया रहता है, सिद्ध कथन सिद्ध किया रहता है, हम लोग क्या करते हैं कि उसके सहारे अलग अलग क्वेश्चन को हम लोग उसके सहारे क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं परिमेयिका या लेमा।
आगे है, आगे भाग एल्गोरिदम। अब भाग एल्गोरिदम में क्या होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ध्यान क्या है, जैसे मानिए कोई संख्या है 7 है, 7 में अगर भाग करते हैं 30 से, 7 में भाग करेंगे 30 से तो कितना हो जाएगा, 7 चौका 28, यानी घटेगा तो कितना हो जाएगा, घटेगा तो 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। देखिए इसमें क्या होता है, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग भाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं भाजक। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, भाजक। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग भागफल। और इसको हम लोग जो नीचे रहता है इसको हम लोग बोलते हैं शेषफल। क्या बोलते हैं बाबू, शेषफल। इसको भी इंग्लिश में भी, इंग्लिश का इसको संकेत माना जाता है कि किसको क्या बोलते हैं। तब आपको बता दे, जो भाज है, एक क्या था, भाज था, एक भाजक था, भाज, भाजक, एक और था भागफल, भागफल, और एक था शेषफल, शेषफल। इतना था। तो क्या था कि एक भाज, भाजक, भागफल, शेषफल। तो इसको हम लोग ए से सूचित करते हैं। इसको क्या ये होता है, आपको पूछा जाए कि भाजक क्या होता है, तो यहाँ पे भाजक जो होता है उसको बी से, और भागफल को हम लोग क्यू से, और शेषफल को हम लोग आर से सूचित करते हैं। ठीक है। अब देखिए हम लोग को भाग एल्गोरिथम पढ़ना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या पढ़ना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या पढ़ना है बाबू, हम लोग को पढ़ना है यूक्लिड विभाजन, विभाजन क्या पढ़ना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम। ठीक है, ये चीज हम लोग पढ़ेंगे लोग। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसमें क्या फॉर्मूला आता है, किसका फॉर्मूला होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का क्या होता है, ध्यान दीजिए, होता है भाज बराबर भाजक गुना, अब इसको मिटाते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। क्या होती है कि भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। यानी हम लोग भाज को कैसे सूचित किए थे, ए बराबर बी, इसको कहते हैं बी क्यू प्लस आर। इसमें एक चीज होती है कि जहां जहां जीरो इज लेस देन आर इज लेस देन बी। देखिए ये चीज बच्चा सबको समझ में आ जाता है, लेकिन ये चीज जो होते हैं समझ में ना आते हैं कि चीज लिखाता क्या है और क्यों लिखाता है। तो आपको समझाते हैं कि चीज होता क्या है। मानिए अगर कोई संख्या में भाग करते हैं आप 4 में, बाकी 15 से, कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12, और ये घटेगा तो 3, और ये हो जाएगा, कट जाएगा। ये लिखने का आपको देहाती भाषा में बताते हैं कि होता क्या है। ये कहता है कि कोई भी अगर संख्या से हम भाग करें, कोई भी अगर संख्या लेकर किसी से भाग करें, तो जो इसका जो भाजक होगा, ये वाला भाजक, इसको बोलते हैं हम लोग शेषफल। इसको क्या बोलते हैं, शेषफल, शेषफल। ये जो शेषफल होता है ना, इसको जो शेषफल होता है हमेशा भाजक से क्या आएगा, छोटा आएगा। क्या आएगा, छोटा आएगा, और नहीं तो 0 के बराबर आएगा। बात को समझे, यहाँ पे कोई संख्या से कोई संख्या लीजिए और कुछ भाग कीजिए, यहाँ पे भाजक की जगह पर कोई संख्या रहेगा ना, इससे हमेशा इस जो शेषफल रहेगा हमेशा छोटा रहेगा। क्या रहेगा, हमेशा छोटा रहेगा, और नहीं तो 0 के बराबर रहेगा। बस ये चीज यहाँ पे ही लिखाता है, 0 इज इक्वल टू लेस देन आर इज लेस देन बी, ये आपका लिखाता है। ठीक है, बाकी आप चलाकर समझ गए होंगे। ठीक है, क्या था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 इज लेस देन आर लेस देन बी। ठीक है, इतना बात आप लोग समझ गए होंगे। हम लोग इसके आगे क्वेश्चन बनाएंगे, लोग को अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने लाएंगे और चीज को समझाएंगे। हम लोग आशा है कि आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगले जो क्लास में इसके क्वेश्चन बनेगा, और इसमें कुछ और बातें होती है, बेसिक बातें, वो चीज आपको बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।